बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है सबसे पहले वो है टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो ऑब्जेक्टिव्स को देखने से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कंपेटिटिव एग्जाम के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमें भी उनका पता होना चाहिए। तीन टर्म्स हैं, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इन तीनों टर्म्स का हमें पता होना चाहिए। तीनों को हम एक ही मकसद के लिए यूज करते हैं। अमूमन एज अ सिनोनिम हम इनको की एक दूसरे वर्ड की रिप्लेसमेंट के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं। समटाइम हम कह देते हैं एजुकेशनल गोल्स, समटाइम हम कह देते हैं एम्स, या समटाइम हम कह देते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो इनमें फर्क क्या है, उस फर्क को हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, बेसिकली ये एक हायरार्की के अंदर लिखा हुआ है। जो सबसे ब्रॉडर टर्म है वो एम है, उससे छोटी गोल है और उससे छोटा ऑब्जेक्टिव है। तो एम, गोल और ऑब्जेक्टिव को हमने अपने जहन में कैसे बिठाना है, अमूमन कंपेटिटिव एग्जाम में इनके बारे में सवाल आता है। एक स्टेटमेंट दी जाती है और पूछा जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव है या ये गोल है या इसका ताल्लुक एम्स के साथ है। तो आपने कैसे जज करना है कि वो जो स्टेटमेंट पेपर के अंदर लिखी होगी वो ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेटेड है, वो गोल्स के साथ रिलेटेड है या वो एम्स के साथ रिलेटेड है। एक जो मैं आपको सिंपल अल्फाजों में एक की डिफरेंस इनका बताऊंगा जो आप लोगों ने याद रखना है। सबसे पहले तो ये याद रखना है, एम्स सबसे बड़ी टर्म है, गोल्स उसके साथ उससे छोटी टर्म है और ऑब्जेक्टिव सबसे छोटी टर्म है। तो एम्स सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ऐसे मकासद, ऐसे टारगेट्स जो कम अज कम जिनको 8-10 साल लगे अचीव होते हुए, उनको हम एम्स कह देते हैं। और ऐसे टारगेट्स जो 2-4 साल के अंदर हम अचीव कर लें, उनको हम गोल्स कह देते हैं। और ऐसे टारगेट्स जो हम फौरी अचीव कर लें, अभी टारगेट बनाया और अभी अचीव कर लिया, वो क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। यानी कि ऐसे मकासद जो ऑन द स्पॉट अचीव हों उनको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ऐसे टारगेट्स जो थोड़े से लंबे अरसे के बाद 2-4 साल में अचीव हों उनको हम गोल्स कहते हैं। और ऐसे टारगेट्स जो एक बहुत लंबे अरसे बाद जाके अचीव हों उनको हम एम्स कहते हैं। तो एम्स के लिए अमूमन जो स्टेटमेंट पेपर में क्वेश्चन आता है वो एम्स के रिगार्डिंग ही आता है। एम्स को हम नेशनल एक्सपेक्टेशंस या नेशनल एस्पिरेशंस भी कहते हैं। जो एम्स होते हैं ये कौमी सतह पर होते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है, तो ये हमारा कौमी मकसद है जी, हमें अच्छे इंजीनियर्स की ज़रूरत है, तो ये हमारा कौमी मकसद है। तो अच्छे इंजीनियर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर करने पड़ेंगे। यानी कि अच्छे जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम हैं डेट आर गोल्स, कि वो प्रोग्राम डेफिनेटली 2-4 साल का, 3-4 साल का तो एक प्रोग्राम होगा ना। अब वो प्रोग्राम जो गोल है, दोनों वो ही उधर आना था। गोल मैं किसको तो लीड मेरे कर ना रहे रोटी हैं, जाना था। गोल लीड कर रहे हैं, एम्स को लीड कर रहे हैं। यानी कि गोल्स की मदद से हम हमारे जो हाँ एम्स होते हैं हाँ। हम उन एम्स को अचीव करते हैं गोल्स की मदद से। तो अब ये जो गोल्स होते हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए आगे हम छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हैं। तो एम्स जो होते हैं हमारे वो 8-10 साल में होते हैं। एम्स आर नेशनल एस्पिरेशंस, और जो गोल होते हैं वो स्कूल लेवल पे होते हैं। आपने किसी स्कूल के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर बीएस करने के लिए दाखिला लिया, तो वो 4 साल का आपने डिग्री प्रोग्राम करना है, वो आपका गोल अचीव हो गया। बेसिकली आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बनना आपका मकसद है। तो उस मकसद को पूरा करने के लिए आपने बीएस ऑनर किया या एमए एजुकेशन किया। एमए एजुकेशन करना एक आपका टारगेट है, किसके लिए, ताकि आप अपना मकसद हासिल कर सकें। तो वो जो आपका मकसद है
उसको हासिल करने के लिए आपने एक छोटा टारगेट बनाया जो 2 साल पे मुहैया था, एमए एजुकेशन या बीएड 1.5 या एमफिल एजुकेशन आपने किया। तो ये दो, एमफिल एजुकेशन हो गया या एमए एजुकेशन हो गया या एमएड हो गया या बीएड हो गया, ये आपने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल हुए। ये आपका क्या है, ये आपका गोल है। और गोल लीड्स टूवर्ड्स एम, कि ये आप गोल पहले पूरा करेंगे, छोटे छोटे टारगेट अचीव करके आपका मकसद पूरा हो जाएगा, एम पूरा हो जाएगा। तो गोल्स कैसे होंगे, अब आपने 2 साल में जो एमए एजुकेशन करना है उसमें आपने 2 साल में डेली क्लासेस भी लेनी है। तो हर क्लास में जो काम आप कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव कहलाएगा, यानी कि क्लास की सतह पर। अब आपने जो मैंने कहा था ना कि आपने एक डिफरेंस याद रखना है, वो ये याद रखना है कि क्लास की सतह पर हम जो काम करते हैं और जो काम हम डेली कंप्लीट करके जाते हैं उस क्लास में से, वो होता है ऑब्जेक्टिव। क्लासरूम लेवल पे जो मकासद होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। स्कूल लेवल पे जो मकासद होते हैं, या डिग्री लेवल पे जो प्रोग्राम लेवल पे जो मकासद होते हैं वो गोल्स होते हैं। ये 2 से 4 साल में हमारी डिग्री कंप्लीट होती है। और जो बड़े पैमाने पे नेशनल लेवल पे एस्पिरेशंस होती हैं वो एम्स कहलाती हैं। जी, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करें, फिर हम आगे चलते हैं। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स के बाद अच्छा, अब यहाँ पर जरूरत ये पेश आई कि ऑब्जेक्टिव्स होने क्या चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक क्लासरूम तक होता है। तो जब हमने एक्सपर्ट्स ने देखा भी क्लासरूम लेवल पे, तो हम आगे आगे बच्चों को पढ़ाना क्या है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स 2 किस्म के होते हैं, एक जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनको हम अमूमी मकासद कहते हैं, अमूमी मकासद ये पूरे सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं। मिसाल के तौर पे 5वीं क्लास को उर्दू पढ़ाने के मकासद क्या हैं, ये पूरी किताब पढ़ने का मकसद जो होता है वो अमूमी मकासद होते हैं। और जो उस किताब में से पर्टिकुलर एक सिंगल टॉपिक होता है, उस सिंगल टॉपिक के जो मकासद होते हैं उसको हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। जो अमूमी मकासद या जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनका ताल्लुक पूरी किताब के साथ होता है। पूरी किताब के जो मकासद होते हैं उनको हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। और जो एक सिंगल टॉपिक के, एक मखसूस टॉपिक के जो मकासद होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कितनी किस्म के होते हैं, तो यहाँ पर पेपर के अंदर एक सवाल आता है कि टेक्सोनोमी किसको कहते हैं। तो ये टेक्सोनोमी का उन्होंने मीनिंग पूछा होता है कंपैटिटिव एग्जाम में। तो ये याद रखना है, टेक्सोनोमी का मतलब होता है टू पुट समथिंग इन कैटेगरीज, इन क्लासिफिकेशंस, कि आप किसी न किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशंस बना रहे हैं, उनको कैटेगराइज कर रहे हैं। जब आप किसी चीज को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करोगे, जब किसी चीज की कैटेगरीज बनाओगे या उसकी क्लासिफिकेशन करोगे, तो उसको क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी। तो इसी तरह जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट ने जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी भी क्या बनाई हुई है, ग्रुपिंग की हुई है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी क्लासिफिकेशन उनकी भी बनाई हुई है। तो एक्सपर्ट्स ने जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको 3 मेन क्लासिफिकेशंस के अंदर डिवाइड किया है, 3 मेन ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो उन 3 ग्रुप्स को क्या कहते हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी कहते हैं। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट की थी वो बेंजामिन ब्लूम ने स्टार्ट की थी इन 1956। तो इसी वजह से ये जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की टेक्सोनोमीज हैं, ये तकसीम है, ये कैटेगरीज हैं, इसको ब्लूम टेक्सोनोमी कहा जाता है। चूंकि ये बेंजामिन ब्लूम ने वेरी फर्स्ट टाइम 1956 में इनिशिएट की थी। 1956 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ये था कि हम देखें कि हमने बच्चों को पढ़ाना क्या है, बच्चों को किस किस्म के हमने मकासद, किस क्लास में कौन से मकासद होने चाहिए, और मकासद तय करते वक्त हमें किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। तो उस कॉन्फ्रेंस की जो प्रोसीडिंग्स थी उसके नतीजे में एक हैंडबुक 1 निकली। तो उस हैंडबुक 1 को कॉग्निटिव डोमेन कहा जाता है। इसी तरह हैंडबुक 2 1964, जब 1964 में वो कॉन्फ्रेंस दोबारा हेल्ड हुई तो इफेक्टिव डोमेन उसके अंदर ऐड हुई थी, जिसको हैंडबुक 2 कहा जाता है।
the taxonomy of educational objectives developed by Benjamin Bloom in 1956, the first volume of taxonomy, ये हम बात कर चुके हैं। तो अब एजुकेशन की ये जो 3 कैटेगरीज हैं, बुनियादी तौर पे इससे मुराद ये है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है जी, तालीम जो होती है वो एक इंडिविजुअल के अंदर 3 किस्म की तब्दीलियां रूनुमा करती है, 3 किस्म की तब्दीलियां लेके आती है। वो 3 किस्म की तब्दीलियां क्या हैं? ये कहते हैं जी, जो एजुकेशन होती है, जो तालीम होती है, उसको इंसान के अंदर ज़हनी तब्दीलियां लेके आनी चाहिए। यानी कि तालीम जो होती है वो इंसान की ज़हनी नशोनुमा करती है। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि जो तालीम है, ये जो एजुकेशनल प्रोसेस है, ये इंसान के बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेके आता है, इंसान के किरदार के अंदर तब्दीली लेके आता है। इनके एहसानी या तासुराती तब्दीलियां इंसान के अंदर वकू पजीर होती हैं, किसकी बदौलत? तालीम की बदौलत, एजुकेशनल प्रोसेस की बदौलत। तीसरे नंबर पे ये कहते हैं एक्सपर्ट्स कि जो एजुकेशन होती है वो इंसान की जहनी नशोनुमा भी करती है, इंसान की किरदारी नशोनुमा भी करती है, और साथ साथ इंसान को मुख्तलिफ महारतें भी सिखाती है, जिन महारतों का इस्तेमाल करते हुए इंसान अपना जरिया माश बना सकता है, या अपना कमा सकता है, या वो अपनी जो लाइवलीहुड्स हैं उनको पूरा कर सकता है। तो इन्हीं 3 जो एस्पेक्ट्स हैं, यही जो 3 पहलू हैं, इनको पकड़ के बना दिया गया जी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगरीज, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की जो टेक्सोनोमी हम कहते हैं, इन्हीं 3 ग्रुप्स को बना दिया गया। अब जो एजुकेशन की वजह से जो इंसान की जहनी नशोनुमा हो रही है, ये इंसान के जहन में जो तब्दीलियां आ रही हैं, उसको कह दिया कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन डील्स विद थिंकिंग। और जो इंसान के किरदार के अंदर तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं तालीम की वजह से, उसको कह दिया गया इफेक्टिव डोमेन। और इफेक्टिव डोमेन का जो ताल्लुक होता है वो पर्टिकुलरली इंसान की फीलिंग्स के साथ होता है, इंसान की इमोशंस के साथ होता है। तो इसी तरह जो तालीम जब इंसान को डिफरेंट स्किल्स सिखाती है तो उसको कहा जाता है साइकोमोटर डोमेन। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव डोमेन से। कॉग्निटिव डोमेन हमें पता है ये बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दी थी। आपने इसमें जो याद रखने वाली चीजें हैं इन स्लाइड्स के अंदर, वो सबसे पहले तो आपको टेक्सोनोमी का पता होना चाहिए कि टेक्सोनोमी किसको कहते हैं। टेक्सोनोमी हम कहते हैं कैटेगरीज बनाना, क्लासिफिकेशन करना। तो जो कॉग्निटिव, दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिव डोमेन किस बंदे ने इनिशिएट की थी, वो बेंजामिन ब्लूम ने की थी, और किस ईयर में की थी, 1956 में। और कॉग्निटिव डोमेन किसके साथ ताल्लुक रखती है? थिंकिंग के साथ ताल्लुक रखती है। इसी तरह आपने कंपैटिटिव एग्जाम के लिए ये चीज भी तैयार करने की, इफेक्टिव डोमेन से मुराद क्या है? फीलिंग्स हैं या आपका बिहेवियरल चेंजेस हैं। और ये कार्टफोल ने 1964 में प्रेजेंट की थी। इसी तरह साइकोमोटर डोमेन का ताल्लुक आपकी जो प्रैक्टिकल एबिलिटीज हैं, जो आपके फनी इक्तिसाब हैं, जब आप कोई महारत सीखते हैं, जब स्किल ओरिएंटेशन होती है, उसके साथ है साइकोमोटर डोमेन का। और इस जो डोमेन है इसको प्रेजेंट करने वाला कौन है? सिम्पसन है 1972 में। इनके नेम और आपने जो ईयर्स हैं, ईयर ऑफ प्रेजेंटेशन, वो याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जी कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन बेसिकली ये डिफरेंट लेवल्स हैं, एक हायरार्की के अंदर, एक तरतीब में लोएस्ट टू हाईएस्ट जो लेवल्स हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन का जो सबसे पहला लेवल है, नॉलेज लेवल होता है। अब देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा बोलना शुरू करता है, तो हम बच्चे को सिखाते हैं कि हम सबको किसने पैदा किया। हम बच्चे को ये सवाल याद करवा देते हैं, हम बच्चा फौरन जवाब देता है अल्लाह ताला ने। हम बच्चे को सिखा देते हैं, बच्चे याद करो पहला कलमा तैयब तैयब नापाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम बच्चे को ये सिखा देते हैं, बच्चा याद कर लेता है। हम बच्चे को ये सिखा देते हैं हम सब कौन हैं, बच्चा याद कर लेता है जी हम मुसलमान हैं। बच्चा बाबा कहना शुरू कर देता है, बच्चा मामा कहना शुरू कर देता है। अच्छा, अब ये हम मुख्तलिफ चीजें, हम बच्चे को बिस्मिल्लाह कहना सिखाते हैं, हम मुख्तलिफ चीजें बच्चे को सिखा रहे होते हैं, तो बच्चा उनको सीख भी रहा होता है। अब कभी ये एक्सपीरियंस कीजिएगा
कि आप बच्चे, हमने बच्चे को सिखाया, हम सबको किसने पैदा किया, बच्चा फौरन से बेशतर जवाब देता है अल्लाह ताला ने। लेकिन कभी बच्चे से ये पूछिएगा कि हमारी तख्लीक किसने की, बच्चा कभी भी आपको जवाब नहीं देगा अल्लाह ताला ने। क्यों? क्योंकि आपने बच्चे को ये तख्लीक वाला लफ्ज सिखाया ही नहीं है। जवाब इसका भी अल्लाह ताला है, लेकिन आपने जो जिस स्विच के साथ एसोसिएशन की हुई है, कंडीशनिंग की हुई है, जिस सवाल के साथ अपने बच्चे की कंडीशनिंग की हुई है उसके रिस्पांस की, वो ये है कि हम सबको किसने पैदा किया, हमारी तख्लीक किसने की है, आपने बच्चे को सिखाया ही नहीं है। तो बच्चे, इससे साबित क्या हुआ कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो समझते समझते किसी चीज को नहीं है, अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं होती, वो सिर्फ चीजों को रट्टा लगा के याद करते हैं। बच्चे को हम सिर्फ ये सिखा देते हैं, बच्चा हमको 10 तक या 20 तक गिनती सिखा देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि 1 से क्या मुराद है, 2 से क्या मुराद है। ABC हम उनको सिखा देते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता ये अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश के अंदर यूज होते हैं। बच्चे को हम सिखा देते हैं एक दूनी दूनी, बच्चे को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वट दूनी इज, कि दूनी का मकसद क्या है, दूनी से मुराद क्या है। तो बच्चा, जो छोटे लेवल पे बच्चा होता है, जब लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट करता है तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ चीजों को रट्टा लगा के याद कर सकता है, क्रैम कर सकता है, वो इंफॉर्मेशंस को मेमोराइज कर सकता है। तो इसको कहते हैं नॉलेज लेवल कह देते हैं। तो जब बच्चा इस लेवल पे होता है तो उसको हम कह देते हैं नॉलेज लेवल। तो जब बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा, तो बच्चा चीजों को रट्टा लगाने के साथ साथ समझना भी शुरू कर देता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपको बाय बाय भी करते हैं, वो अल्लाह हाफिज भी करते हैं। मेरी बेटी अभी 2 साल की हुई है माशाल्लाह, तो वो जब मैं ड्यूटी पे जाने लगा हूँ, कॉलेज जाने लगता हूँ, तो वो मुझे अल्लाह हाफिज करती है। तो अल्लाह हाफिज तो करती है, उसको पता है जब बाबा ने जाना है तो अल्लाह हाफिज करना है, उसकी वो कंडीशनिंग हुई हुई है। तो उसको मतलब का नहीं पता अल्लाह हाफिज का मतलब क्या है। बेटा मेरा सलाम बुलाता है, सारा कुछ करता है, तो लेकिन उसको अभी इस्लाम के मीनिंग का नहीं पता कि इस्लाम का मीनिंग क्या है। उनको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे, जैसे जैसे वो उसको यूज करेंगे अपनी लाइफ में, फिर बच्चे नॉलेज लेवल से निकलेंगे, थोड़े से मजीद बड़े होंगे, वो चीजों को साथ याद मेमोराइज भी कर सकेंगे, रट्टा लगा के याद भी कर सकेंगे, और फिर दूसरे लेवल पे वो चीजों को कंप्रीहेंड करना शुरू कर देंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग देना शुरू कर देंगे। दूसरे लेवल पे बच्चों को पता चल जाएगा जी ये 1 होता है, ये 2 होता है। तो उसको पता चल जाएगा 2 टाफियां मिले तो इनको 2 कहते हैं, 2 का मतलब 2 चीजें होती हैं, 1 का मतलब एक सिंगल होता है। तो बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, चीजों को कंप्रीहेंड करना शुरू कर देता है। फिर जब मजीद बच्चा बड़ा होता है तो वो एप्लीकेशन सीख जाता है चीजों की। वो बच्चा नॉलेज लेवल भी उसके अंदर होता है, कंप्रीहेंशन भी होता है, वो चीजों को समझ भी रहा होता है और चीजों को वो प्रैक्टिकली अप्लाई भी करता है। मिसाल के तौर पे बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, वो जाते वक्त अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम, वापस आते वक्त भी अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम, अब्बू जी अस्सलाम वालेकुम। जो चीजें उसको हमने सिखाई होती हैं उसको वो क्या करता है, उसको वो प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर देता है, प्रैक्टिकली वो अप्लाई करना शुरू कर देता है उस चीज को। तो उसके बाद क्या आता है, जब बच्चा मजीद बड़ा होता है, उसकी जहनी नशोनुमा मजीद होती है एजुकेशन के जरिए, तो बच्चा चीजों को एनालाइज करना शुरू कर देता है। एनालिसिस से क्या मुराद है, एनालिसिस से मुराद है कि चीजों को ब्रेक डाउन करना इनटू स्मॉलर पार्ट्स। वो स्मॉलर पार्ट्स में चीजों को डिवाइड करके तो उनको उनको फिर समझने की कोशिश करता है, एनालाइज करता है, उनका तज्जिया करने की कोशिश करता है। और बच्चा जब मजीद बड़ा होता है तो उसके अंदर क्या चीज आ जाती है, सिंथेसिस आ जाता है। सिंथेसिस से मुराद क्या होता है, टू क्रिएट समथिंग न्यू। कि बच्चे मुख्तलिफ शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू कर देते हैं, पीस ऑफ पोएट्री लिख रही है वो, अपने पास से ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं जिनके जो उनके थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो एहसासात हैं, जो जज्बात हैं, उनको इकट्ठा करते हुए वो कोई चीज, नई चीज अपने जहन से तख्लीक कर रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं सिंथेसिस कहते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास जो छठा लेवल, वो एवेल्युएशन है। एवेल्युएशन से क्या मुराद है कि बच्चा गलत और सही के दरमियान तफरीक करना शुरू कर देता है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जजमेंट्स देना शुरू कर देता है। उसको ये पता लगना शुरू हो जाता है कि जो डिफरेंट चीजें हैं उनकी वैल्यू क्या है, कौन सी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज लीस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कौन सी चीज अहम है, कौन सी चीज गैर अहम है। वो इनके दरमियान बच्चा
फैसला करना शुरू कर देता है, ये एवेल्युएशन है। तो कॉग्निटिव डोमेन देखें, ओरिजिनल डोमेन जहाँ पे लिखा हुआ है नॉलेज लेवल सबसे लोएस्ट है, फिर कॉम्प्रीहेंशन आता है, फिर एप्लीकेशन। नॉलेज में बच्चा चीजों को सिर्फ रट्टा लगा के याद करता है, कॉम्प्रीहेंशन में बच्चा चीजों को समझना शुरू कर देता है, एप्लीकेशन लेवल पे जब वो मजीद बड़ा होता है चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करता है, जब वो मजीद बड़ा होता है वो चीजों को एनालाइज करना शुरू कर देता है, उनका तज्जिया करना शुरू हो जाता है, वो वाई का एलिमेंट उसकी जात के अंदर आ जाता है। फिर सिंथेसिस आ जाता है कि वो चीजों को छोटे छोटे जो आइडियाज हैं उनको जोड़ के कोई नई नॉइस आइडियाज लेके आता है, इनोवेशंस लेके आता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर आ जाती है। और फिर एवेल्युएशन जो टॉप लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है वो एवेल्युएशन है। तो एवेल्युएशन में क्या किया जाता है कि बच्चा जजमेंटल हो जाता है, वो डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देता है। तो 2001 में जो कॉग्निटिव डोमेन है इसको रिवाइज किया गया, एंडरसन और कार्थोल ने इसको रिवाइज किया और इसको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ले गए। तो उन्होंने रिवाइज करके नॉलेज को रिमेम्बरिंग कर दिया, कॉम्प्रीहेंशन को अंडरस्टैंडिंग कर दिया, एप्लीकेशन को अप्लाइंग कर दिया, एनालिसिस को एनालाइजिंग कर दिया, और एवेल्युएशन और सिंथेसिस की इन्होंने प्लेस चेंज कर दी। एवेल्युएशन को वैल्यूएटिंग कर दिया और इसको सेकंड लास्ट फिफ्थ नंबर पे रखा, और जो क्रिएटिंग है उसको इन्होंने टॉप लेवल पे रखा। अच्छा, समटाइम इसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। अब हम कौन सा वहां पर लगाएंगे, हम वैल्यूएशन लगाएंगे या क्रिएटिंग लगाएंगे? यहाँ पर हमारा वो टाई अप हो जाता है, तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं क्रिएशन होगा या एवेल्युएशन होगा। तो हमने ये देखना है कि जो उसके डिस्ट्रक्टर्स हैं, डिस्ट्रक्टर्स में कौन सी ऑप्शंस दी हुई हैं। अगर तो डिस्ट्रक्टर्स में दी हुई हैं पुराने वर्जन वाली ऑप्शन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कंप्रीहेंशन, नॉलेज वाली ऑप्शंस दी हुई हैं, तो फिर आप एवेल्युएशन करेंगे। अगर डिस्ट्रैक्टर में रिमेंबरिंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, रिमेंबरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाइंग है, एनालाइजिंग है, एवेल्युएटिंग है, तो क्रिएटिंग है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने क्रिएटिंग को सिलेक्ट करना है। वहां पर एवेल्युएटिंग के साथ सिंथेसाइजिंग नहीं लिखा होगा, क्रिएशन लिखा होगा या क्रिएटिंग ही लिखा होगा। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है जी। कॉग्निटिव डोमेन में अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन फर्स्ट, देन हम लोग आगे चलें। जी, यहाँ तक क्वेश्चन है किसी का कोई? नो सर। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास डोमेन है दैट इज इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन हम पढ़ चुके हैं। इफेक्टिव डोमेन का जो ताल्लुक है, इफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक इंसान के किरदार के साथ है, उसकी तासुराती या इस्तेहसानी तब्दीलियों के साथ है। तो इफेक्टिव डोमेन इंसान की किरदार साजी करती है। तो इफेक्टिव डोमेन इंसान की किरदार साजी कैसे करती है ये हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं आपको एक केस सुनाता हूँ, एक एग्जाम्पल में इफेक्टिव डोमेन के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको समझने के लिए। मिसाल के तौर पे आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने देखा एक जगह पे एक्सीडेंट हुआ, तो पास से गुजरने वाले जो राहगीर थे, जो बाकी गाड़ियों पे लोग गुजर रहे थे, वो रुके। उन्होंने जो एक्सीडेंट जिन लोगों का हुआ था उनको उठाया, उठा के उनका उनको सीधा सुधा किया, उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो अभी आपने इस चीज को सिर्फ देखा। अमूमन हम लोग ये रास्ते में ऐसे काम होते हुए देखते हैं कि एक्सीडेंट होता है, लोग गिर जाते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, उनको ले जाते हैं। अब पहला केस ये है। दूसरा केस ये हुआ कि आप फिर जा रहे हैं, कोई 2 माह बाद रास्ते में जा रहे हैं, आप अकेले हैं, आपने देखा आपके आगे वाली बाइक वाला जो बंदा है वो गिर गया,
तो आप ठहरे, आपने उस बंदे को रेस्क्यू किया, हॉस्पिटलाइज किया। सबसे पहले क्या हुआ था, आपने 2 माह पहले देखा था एक ऐसे इंसिडेंट को, सेम इंसिडेंट को, कि सेम इंसिडेंट में लोग करते क्या हैं, कि जब कोई गिरता है उसको हेल्प की जरूरत होती है तो लोग वॉलंटियरली उसकी हेल्प करते हैं। ये आपने परसीव किया था, ये आपने ऐसा काम होते हुए देखा था। सेकंड केस पे, सेकंड ऑप्शन में 2 माह बाद वैसा आपने खुद किया वॉलंटियरली। आपके जो आगे जाने वाली बाइक थी, वो लोग गिरे रास्ते में, आपने ठहरे, आप उनने उनको रेस्क्यू किया, उनको हॉस्पिटल के अंदर लेके गए। तो ये क्या था, सबसे पहले जब आप 2 माह पहले इसको देख रहे थे, वो रिसीविंग था, कि आप कोई अच्छा काम, कोई एथिकल काम होता हुआ देखते हैं, या कोई भी काम आप सोसाइटी के अंदर होते हुए देखते हैं। इसके अंदर आप एज अ पैसिव परसेप्टर होते हैं, आप पैसिव पार्टिसिपेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, आप उस प्रोसेस के अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते हैं। आपने देखा कि एक्सीडेंट होता है तो उसमें 4-5 लोग उनको रेस्क्यू कर रहे होते हैं, बाकी लोग इकट्ठे हुए होते हैं, वैसे हजूम बना होता है। तो वो हजूम क्या होता है, वो रिसीविंग उनकी हो रही है, वो परसीव कर रहे हैं उस काम को। उसमें वो बतौरे एक वो क्या कहते हैं उसको, एक पैसिव पार्टिसिपेंट के तौर पे खड़े होते हैं। तो पहले आप 2 माह पहले पैसिव पार्टिसिपेंट थे, आपने उस इंसिडेंट को होते हुए देखा, और वहां पर जो लोगों का रिस्पॉन्स था आपने उसको रिसीव किया, कि लोग कैसे इस चीज को टैकल करते हैं, सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाता है। तो 2 माह बाद जब आपने किसी को गिरते हुए देखा, जो चीजें आपने 2 माह पहले रिसीव की थी, वहां से सीखी थी, जहां जब आप पार्टी जो थे पैसिव पार्टिसिपेंट थे, अब आपने अपने आप को किस मोड पे लगा लिया, एक्टिव पार्टिसिपेंट के मोड पे लगा लिया। तो आपने उसको उठाया और उसको रेस्क्यू किया, ये था रिस्पॉन्डिंग। होपफुली आपको रिसीविंग का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, रिस्पॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा इस मिसाल से। अच्छा, अब आगे आप लेके जाते हैं उस बंदे को, जब आप हॉस्पिटल ले गए, आपने उसकी फैमिली के साथ कांटेक्ट किया, उसकी फैमिली भी हॉस्पिटल में पहुंच गई। तो उस फैमिली ने ये कंसीडर किया कि भाई इस बंदे को गिराने वाले ही आप हो, आपने इस बंदे को टक्कर लगा दी है, उल्टा केस आप पे पड़ गया। तो अब आपको, आपने जो एक्शन किया, आपने जो काम किया, आपने जो नेकी की अपने ताई, आपने जो उसकी हेल्प की, उसको आप वैल्यू करेंगे। तो उसकी वैल्यू जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा भाई ये तो उल्टा केस मुझ पे पड़ गया है। आपके लिए अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट होंगे, जो असरात निकलेंगे वो आपके लिए अच्छे नहीं निकलेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा आपका उनके साथ, तो वो तो केस ही आप पे डाल रहे हैं। एक दूसरी सूरत भी है, वो ये है कि जब उसके जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, वो हॉस्पिटल में उसके पीछे आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका थैंक यू किया, उन्होंने आपको कैंटीन पे ले गए, खाना शना खिलाया, जूस पिलाया। हर बंदा उन आपकी बलाएं ले रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपकी तारीफें कर रहा है। तो इसके जो असरात थे वो आपकी जात पे बड़े खुशगवार बने। तो आपने जो काम किया, अब उस काम के जो असरात निकलेंगे, या तो वो काम के असरात निकलेंगे अच्छे, या वो काम के असरात निकलेंगे बुरे। तो अगर तो उन्होंने आप पे उल्टा केस कर दिया कि भाई आपने ये इसको टक्कर लगाई है, आपने इसको गिराया, तो क्या आप दोबारा सड़क पे किसी गिरे हुए की हेल्प करेंगे? हम नहीं करेंगे। तो अगर आपको उसके रिलेटिव्स ने अप्रिशिएट किया, तो आप चाहेंगे कि दोबारा अगर कोई गिरा है, आपको किसी को हेल्प की जरूरत है, आप दोबारा भी उसकी हेल्प करेंगे। तो ये किस चीज ने डिसाइड किया कि आपने ये काम दोबारा करना है या नहीं करना? ये डिसाइड किया कॉन्सिक्वेंसेस ने, असरात ने, हालात ने, सिचुएशन ने ये डिसाइड किया कि ये वाला जो काम है ये आपने दोबारा रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसको कहते हैं, ये डिसीजन लेना कि ये वाला काम मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, इसको मैंने अपने बिहेवियर का हिस्सा बनाना है, या इस काम को, इस आदत को मैंने अपने बिहेवियर का हिस्सा नहीं बनाना। इसको कहते हैं वैल्यूइंग।
मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं शुरू से। रिसीविंग हम कहते हैं किसी भी काम को, किसी भी मुआशरती आदत को होते हुए देखना, किसी भी मुआशरती जो सोशल वैल्यू है उसको होते हुए देखना जब उसको दूसरे लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्डिंग में क्या है, उसी जो सोशल वैल्यू है उसको आप खुद परफॉर्म करो जब प्रैक्टिकली, उसको रिस्पॉन्डिंग कहते हैं। तो वैल्यू क्या आता है कि जब आप डिसाइड करते हो ऑन द बेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कि ये जो वैल्यू मैंने परफॉर्म की है रिस्पॉन्डिंग वाली स्टेज के अंदर, क्या इसको मैं अपनी जात का हिस्सा बना लूं, क्या मैं इसको अपनी आदत बना लूं, या मैं इसको अपनी आदत ना बनाऊं। तो आप उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं, उसका वेटेज देख रहे हैं कि वो क्या चीज आपके लिए वो सही भी है या नहीं है। तो अगर आप पे उल्टा केस हुआ था उसको रेस्क्यू करने का, तो आइंदा से आप ऐसा काम नहीं करेंगे, आप उसको अपनी जात का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अगर आपको इनाम शिनाम मिला, रिवॉर्ड मिला, तो आप उसको चाहेंगे कि मैं दोबारा भी ऐसा काम करूं, दोबारा फिर इनाम मिले, दोबारा फिर मेरी तारीफ हो। तो इसको कहते हैं वैल्यूइंग। तो उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हम अपनी पूरी जिंदगी में अपनी सोसाइटी में से सिर्फ एक जो वैल्यू है, सोशल वैल्यू, वो नहीं सीखते। हम सिर्फ अकेला यही नहीं देखते रोज के सड़क पे गिरा हुआ है जी बंदा, हमने उसको उठाना है। हम गरीब की मदद करना, मस्जिद के अंदर चंदा डालना, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना, ट्रैफिक सिग्नल्स की पाबंदी करना, इस तरह की बेशुमार बल्कि हजारों हम वो जो वैल्यूज हैं उनको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो हम बेशुमार वैल्यूज को जब एक्सपीरियंस करते हैं, उन बेशुमार वैल्यूज को एक ऑर्डर में लेके आना कि सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो उस जब आप वो अपना एक वैल्यू सिस्टम बाकायदा डेवलप करते हैं और उस वैल्यू सिस्टम में आप अपने लिए जो इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। कि आपने अपने वैल्यू सिस्टम के, अपने जाती, अपने पर्सनल जो आपने वैल्यू सिस्टम बनाया हुआ है, आपकी जात का जो वैल्यू सिस्टम है, उसको जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं कि मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसको आप क्या कह देते हैं, इसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज शाम को मैं खाना खा रहा था, दोस्तों के साथ बैठा बाई होटल पे, तो मुझे एक कॉल आई, मेरे कॉलीग ने की। उसने कहा जी सुबह आपने एक वर्कशॉप लेनी है, आप बच्चों ने के नंबर आपने लगाने हैं, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप है, तो टीचिंग प्रैक्टिस की है, तो आपने बच्चों के फाइनल लेसन लेने हैं, प्रेजेंटेशन लेनी है, तो यार ये स्टूडेंट है, इसके नंबर लगाने हैं, इसको ऐसे ऐसे आपने ओब्लाइज करना है। तो मैंने कहा जी यूनुस सब ठीक है, कोई मसला नहीं, कर लेंगे। तो अब मेरे नजदीक यहाँ पे क्या आया, मेरे नजदीक जो मेरे उस बंदे के साथ ताल्लुक थे, वो ताल्लुक मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, रिलेशनशिप मेरे लिए इंपॉर्टेंस का हामिल था। लेकिन अगर ऐसा मैं करता, मैं कहता नहीं भाई, कानून कानून ही है, मेरिट पे काम होगा, आप जितना मर्जी ठीक है, आप मेरे लिए काबिल इज्जत हो, लेकिन मेरिट सबसे पहले है, अगर मैं ये कहता, तो इसमें क्या होता, इसमें मेरे लिए इंपॉर्टेंस क्या चीज, किस चीज की होनी थी ज्यादा, मेरिट की होनी थी। तो मेरे लिए मेरिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं डिसाइड करूंगा, ये मैंने डिसाइड करना है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड व्हाट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। और ये मैं किस इफेक्टिव डोमेन की किस स्टेज में करूंगा, ऑर्गेनाइजिंग में करूंगा। तो जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैं उसको टॉप पे रखूंगा, और जो मेरे लिए सबसे कम इंपॉर्टेंट है उसको मैं क्या करूंगा, सबसे नीचे रखूंगा। तो इसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। एक इसका नेक्स्ट लेवल आता है, वो यहाँ पर आई थिंक वो स्लाइड की वजह से मिस हो गया, जिसको हम करेक्टराइजेशन कहते हैं या इंटरनलाइजेशन कहते हैं। अब ये जो करेक्टराइजेशन या इंटरनलाइजेशन से क्या मुराद होता है कि जब भी आपको कभी मौका मिलता है फ्यूचर में वो काम करने का जो आपने अपना वैल्यू सिस्टम बनाया हुआ है, जो आपने अपने इकदार का एक सिस्टम खुद का डेवलप किया हुआ है कि आपके लिए अहम क्या है, आपके लिए गैर अहम क्या है, और आपने अपनी जिंदगी की इखलाकी इकदार को मद्देनजर रखते हुए गुजारनी है। जब वो काम करने का मौका आता है तो तब वो आप काम कर गुजरते हैं, तो उसको इंटरनलाइजेशन कहते हैं। तो इंटरनलाइजेशन के हवाले से एक क्वेश्चन अमूमन पेपर में आता होता है कि जो राशिद मिन्हास वाली वो स्टोरी सुनाते हैं, स्टेटमेंट में लिखा होता है, तो राशिद मिन्हास ने जो जहाज का रुख जमीन की तरफ मोड़ा था वो कौन सा लेवल था, वो था जी इंटरनलाइजेशन, कि उसने प्रैक्टिकली वो काम किया। तो इसको देखिए, सबसे पहले क्या होता है, रिसीविंग होती है, लोएस्ट लेवल है, इसमें लिसन होता है या रीड होता है, पैसिव मोड होता है।
रिस्पॉन्डिंग में एक्टिव मोड होता है, वैल्यूइंग में हम क्या करते हैं, हम उस चीज की वर्थ देख रहे होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस देख रहे होते हैं आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस कि मेरे लिए ये फायदेमंद है या फायदेमंद नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में हम जो अपनी वैल्यू सिस्टम है उसको क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मेरे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है और लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन आ जाती है, कैरेक्टराइजेशन को इंटरनलाइजेशन कहते हैं। इसलिए हमारे बिलीव्स होते हैं, और जब हम प्रैक्टिकली कोई काम कर जाते हैं तो उसको हम कैरेक्टराइजेशन कहते हैं, उसको हम अपने किरदार का हिस्सा बना लेते हैं। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज।